नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्ही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो कई दिन हो गए उसके बाद में क्लास आ रही है और मेरा ये टारगेट है कि और एक दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये ऐसी समझ है कि आपको क्या क्या बीच में मटेरियल चाहिए होगा और जो भी बताया जाएगा वो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा और आगे जो भी तैयारी करनी है, जो चीज़ें पढ़ना है उसमें बड़ी आसानी होगी। ट्रिक वगैरह कुछ होता नहीं है, ट्रिक नाम से कुछ नहीं करना है, क्योंकि ना ही ट्रिक पर कोई विशेष ध्यान देना है, केवल हमें कंसेप्ट को समझना है। पूरा हमें कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को कंप्लीट करना होगा। ट्रिक से कुछ नहीं होता, हल्का फुल्का याद रहा उसके बाद भूल गए, फिर वो क्वेश्चन आप करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ट्रिक और फालतू के, आजकल आदमी हर कोई फ्री है तो पता नहीं क्या क्या उस पर जो है यूट्यूब चैनल पर लोग छोड़ते हैं। तो उन लोगों के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि परोसा इतना जा रहा है। आपको ये समझ होनी चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। जिस दिन ये आपको पता चल जाएगा उस दिन आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो हम आपको एक दूसरा पैटर्न लेके चलेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट हैं उनको हम कंसेप्ट के आधार पर क्लियर कराते चलेंगे। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं या अन्य भी कोई हैं दर्शक, तो अब आपके लिए मैं एक काम कराना चाहता हूँ। काम ये है कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको रटना नहीं, केवल समझना है और इसके साथ एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है कि एटलस तो आपके पास, सबके पास ही है। तो जो फैक्ट हैं इनको एटलस के माध्यम से आपको वहाँ पर दिखाना है। क्या करना है? फैक्ट को एटलस के माध्यम से, मान लीजिए आपको नदियाँ दिखानी हैं, झरने दिखाने हैं, अभयारण्य दिखाने हैं और कुछ भी है इस प्रकार की चीज़ें दिखाने हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट, बहुत चीज़ें समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं इसमें। तो इसको हम केवल और केवल लोकेट करेंगे। एक मैप लाइए, दो प्रकार के मैप लाइए। एक इंडियन मैप लाइए, जहाँ मार्केट में जो भी बिकते हैं देखा होगा, और एक होता है वर्ल्ड का मैप। तो वर्ल्ड के मैप और इंडिया के मैप ले आइए, दो आप अपने पास मैप रखिए। तीसरी बात ये है कि एटलस को अपने साथ में रखिए। जैसे कि आज का जो टॉपिक है, जो जलधाराएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं और ये रटना बहुत फालतू का काम हो जाता है। रटना है ही नहीं, केवल आपको हमारे साथ समझना है और समझने के बाद में जो आप लाएंगे मैप बने बनाए, उन पर आपको लोकेट करना है। क्या करना? उन पर आपको लोकेट करना है चीज़ों को, और अपनी फाइल में लगाकर जब पेपर देने जाएं तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लें, देख लें, बस। कोई और अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं। एक दिन बाद ये सारी चीज़ें आपकी अपने साथ हो जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कहाँ पर क्या है, और बहुत बढ़िया ये चीज़ें तैयार होंगी। तो एक तो एटलस आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात है मार्केट से मैप लाएं, एक इंडिया का, एक वर्ल्ड का। जो वर्ल्ड का जो पढ़ाएंगे तो वर्ल्ड वाले में आप उसको दिखाइए, और इंडिया वाला जो पढ़ाएंगे इंडिया वाला दिखाइए। तो एक धारा ये चलेगी कि हम जो फैक्चुअल चीज़ें हैं इस प्रकार से कंप्लीट कराएंगे मैपिंग के माध्यम से। तो मैपिंग का वर्क है, और जहाँ पर कंसेप्ट देने होंगे वहाँ पर हम कंसेप्ट आपको देते चलेंगे। तो इसमें ढिलाई नहीं बरतिएगा। इसके बाद में बड़ी बड़ी क्लास आएंगी इससे संबंधित, या फिर जो है टॉपिक, जो आगे के टॉपिक हैं, लगभग 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद के जो चैप्टर आएंगे वो हम विस्तार में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक जो शॉर्ट क्लास के रूप में है, इसको आप देखिए और कोशिश ये करना इसको मैप में जरूर देखिएगा, और उसके बाद में वहाँ पर फिल करिए इंडिया या वर्ल्ड मैप के साथ में। अब देखिए, इसमें जो आज का टॉपिक है विश्व का भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे विश्व की धाराएं। क्या है? जलधाराएं। तो जलधाराएं, इनको हम एक कंसेप्ट के आधार पर समझेंगे, और इसमें बहुत सारी है। मैंने 28 लिखा हूँ। 28 जलधाराएं आपको याद करने में बहुत टाइम लगेगा, रटने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको कंसेप्ट बता देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में पूरा आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो कंसेप्ट पर विशेष ध्यान दीजिए। अब थोड़ा इसके बेस की चीज़ें हैं वो देखिए। जैसे अब वर्ल्ड, चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ रहे हैं, अब वर्ल्ड की जलधाराएं हैं, तो ये देखो ग्लोब होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ग्लोब है, और ग्लोब यानी जो हमारी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली एक रेखा होती है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये कहाँ पे होती है? 0 डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे होती है।
समझिएगा, क्योंकि हमें पढ़ाना जलधाराएं, लेकिन इसके बेस में जाना होगा। अगर बेस में कंसेप्ट को समझ लेंगे तो ये जलधारा रटने की चीज़ें नहीं, यहाँ पे कोई ट्रिक फिर कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसको समझिए। उसके बाद में एक बार मैं बता दूंगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। अब ध्यान दीजिए, ये है कर्क रेखा। क्या है? कर्क, या फिर इसको विषुवत भी कहते हैं। ठीक, ये विषुवत है या कर्क रेखा। अब विषुवत या कर्क रेखा जैसे होती है जहाँ पर, तो हमेशा आप देखते हो कि सूर्य की किरणें क्या है, हमेशा सीधी इस पे जो है पड़ती हैं। सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। अब इसके बगल में जाएंगे तो यहाँ पर एक 23.5 डिग्री, यहाँ पर एक 23.5 डिग्री पे आपको एक तो कर्क रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी? कर्क रेखा। और एक मिलेगी मकर रेखा। क्या लिखिए? मकर रेखा मिलेगी। अच्छा, ये 23.5 पर है। क्या है? 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे है। और मकर को भी आप 23.5 पर देखेंगे, मकर को भी आप 23.5 डिग्री पर देखेंगे। अब बाकी चीज़ें तो हम जब पूरा कंसेप्ट इससे संबंधित समझाएंगे वो समझाएंगे, लेकिन यहाँ इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, संबंधित चीज़ें हैं, वो देख लें। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो विषुवत रेखा है ये, इसके ऊपर वाले भाग को आप हमेशा जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये पूरा गोला है और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला जो है गोला, आधा इसका पार्ट, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर वाले को विषुवत रेखा, ये जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर वाले को आपने कहा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहा दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर आपको दो प्रकार की जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो आपको नजर आती होंगी जब आप वो ग्लोब देखते होंगे। तो दो प्रकार की जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार से नजर आती होंगी कि एक तो इस प्रकार की रेखाएं होंगी, इस प्रकार से रेखाएं होंगी, और कुछ रेखाएं आपको ऐसे मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी। जो रेखाएं ऐसे बनी हैं, ये ऐसे बनी हैं, ऐसे बनी हैं, ऐसे। अब आप देखिएगा कि एक रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर मिलाती हैं, यानी उत्तर से दक्षिण। ये क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, तो इसलिए नॉर्थ, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। क्या है? साउथ है ये। तो ऊपर से नीचे की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण को या उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं एक प्रकार की होंगी। दूसरी ये है, इधर क्या है? वेस्ट। क्या है? पश्चिम है इधर, और इधर क्या है? ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट को या ईस्ट से वेस्ट को मिलाने वाली अलग प्रकार की रेखाएं होंगी। तो दो प्रकार की रेखाएं देखेंगे, तो इनके नाम क्या होंगे? एक तो देखिए अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। देशांतर का मतलब ये हुआ जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जो मिलाती रेखाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे, देशांतर कहेंगे। ठीक है। और ऐसी रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर, इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश, ये अक्षांश है। तो आपने देखा अक्षांश कौन सी हैं, आपने देखा देशांतर कौन सी हैं। इन दोनों की संख्याएं अलग अलग होती हैं, इन दोनों की संख्याएं अलग अलग होती हैं। जैसे अक्षांश की संख्या, दोनों की संख्या 180, इसकी 180 और दूसरे की 360। देशांतर देखेंगे 360
और यहाँ पर चूंकि एक विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा को मिलाते हैं तो यहाँ पर 181 हो जाता है। वैसे यहाँ से देखें, ये इस प्रकार से जो रेखाएं खींची हुई हैं जिनको आपने कहा देशांतर अक्षांश कहा, तो ये अक्षांश इस प्रकार से खींचे हैं। तो यहाँ से अगर इसको भी ले लें, विषुवत रेखा को ले लें, तो एक इसमें ऐड कर देंगे तो 181 संख्या इनकी हो जाती है। तो इस प्रकार से अक्षांश देखा और देशांतर देखा, इनकी संख्याएं देखी। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और मैंने कहा ये किसी देश की स्थिति, उनका विस्तार, वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान, ये सब किस प्रकार से निर्धारित होता है या किस प्रकार वहाँ देखा जाए, उसको समझा जाए, इसलिए इनकी स्थिति जानना हमें आवश्यक हो जाता है। लेकिन ये तो केवल नॉलेज की बात थी, ऐसे ही बताया है। मेन बात ये है कि इसे नहीं समझना है। समझना क्या है, अब हमें ये समझना, अब देखो हमें ये दो ही चीज़ें समझना था। हमें ये समझना है कि जैसे हमने आपसे कहा विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर हमने कहा कि सूर्य की किरणें क्या है, सब हमेशा सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती? हमेशा सीधी पड़ती हैं। जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी होंगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ये तापमान हमेशा ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? तापमान हमेशा ज़्यादा रहेगा। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो तापमान हमेशा ज़्यादा रहेगा। चाहे आप इंडिया का तापमान ले लो, जब दोपहर में सूर्य आपके सर के ऊपर हो तो तापमान ज़्यादा होता है, जब सूर्य की किरणें मॉर्निंग में तिरछी पड़ती हैं तो तापमान कम होता है। तो सीधी किरणें का मतलब होता है तापमान ज़्यादा। चूँकि ये विषुवत रेखा पर ऐसी स्थिति है और आसपास सागर, महासागरों की स्थिति है, तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो तापमान जब बढ़ेगा तो समुद्रों में क्या है, वाष्पीकरण जैसी परिघटनाएं होंगी, जिस माध्यम से कहीं न कहीं ये भाप बनकर उनके जल ऊपर जाएंगे। यानी भाप जब बनेगा तो ये भाप बादल के रूप में ऊपर जाएंगे और फिर क्या होगा कि ये आपस में डेंस होते जाएंगे और फिर कहीं न कहीं ये वर्षा के रूप में आपको नीचे वर्षा नज़र आएगी। यानी दोपहर तक ले लें तो विषुवत रेखी जो प्रदेश होंगे, आसपास के जोन्स होंगे जहाँ पे, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, तापमान दोपहर तक बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर जो मौसमी एक परिघटना होती है, जिस परिघटना के चलते क्या है कि बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद संघनन होता है। संघनन होने के बाद वहाँ पर वर्सिपिटेशन मतलब वर्षा होने लगती है। ये वर्षा अनवरत होती है, लगातार होती है, दोपहर के बाद होती रहती है। तो आपने देखा कि तापमान ज़्यादा बढ़ा और इसलिए वहाँ पर क्या है, वर्षा होने लगी और ये वर्षा और ये सब जो चीज़ें हैं ये कंटिन्यू होती हैं। तो अब ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा रोकिएगा। अब देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, सीधी, तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है उत्तरी ध्रुव की बात करोगे चाहे आप दक्षिणी ध्रुव की बात करोगे तो सूर्य की किरणें क्या होंगी, तिरछी। तो वहाँ पर जब सूर्य की किरणें क्या है, सन जो है, सनलाइट, सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ेगी तो जाहिर सी बात जो टेम्परेचर होगा ये कम होगा। क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर आप कम देखोगे। तो उत्तरी गोलार्ध की बात करो, आप ऊपर में चले जाइए उत्तरी गोलार्ध में और पोलर पे, और चाहे साउथ पोल की उधर की बात करें तो एक समय बाद बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री यहाँ पर ऊपर पहुँच जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। तो हम देशों के रूप में देखें तो हम पाएंगे कि जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका से विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका के बाद देखो अपने यहाँ एशिया में श्रीलंका के आसपास से ये विषुवत रेखा गुजरती चली जाती। अफ्रीका में देखो तापमान कितना है और यहाँ श्रीलंका में कितना है। उसके बाद में अमेरिका में भी विषुवत रेखा गुजरती है, तो जहाँ जहाँ गुजरती वहाँ तापमान देखिए। इसके बाद में ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले पोर्शन में देखेंगे, जैसे ऊपर क्या है, जैसे देखेंगे यहाँ पर अगर बसा इंग्लैंड वगैरह देखेंगे, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इस तरह देखेंगे। चाहे हम यहाँ पर क्या करें, उत्तरी अमेरिका देखें, चाहे यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका देखें, तो इन पोर्शनों में एकदम ऊंचाई वाले पोर्शन में या विषुवत रेखा से ऊपर हटकर जाएंगे जहाँ पर किरणें सूर्य की क्या आ रही, तिरछी आ रही हैं। जहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी आ रही हैं, वहाँ पर तापमान कम है, यहाँ तक कि यहाँ पर -डिग्री में टेम्परेचर है। और देखो रूस वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर तापमान देखिए।
तो रूस में क्या है कि वहाँ पर देखो ग्लेशियर जैसी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी, ग्लेशियर जमे मिलेंगे, तापमान -डिग्री में आपको मिलेगा। तो इस तरह से इनकी ऐसी हमारी जो सिस्टम है वो मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, जब तापमान ज़्यादा होगा यानी विषुवत रेखा पर हमेशा तापमान ज़्यादा रहेगा, तो ये है कि वहाँ पर वर्षा होती है। अब जब ज़्यादा वर्षा होगी, जब कंटिन्यू और ज़्यादा ये वर्षा हो रही है, तो वहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, जो वहाँ पर वनस्पतियाँ हैं, तो वनस्पतियाँ भी क्या होंगी, वो भी ज़्यादा आपको दिखाई देगी। जब वहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता भी वहाँ पर आपको अधिक नज़र आएगी। तो बायोडाइवर्सिटी भी अधिक है, वहाँ पर वनस्पतियों का विकास भी अधिक है, वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की आपको विविधताएं वहाँ पर जो विषुवत रेखा है इसके आसपास देखने को मिलेगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्षा है तो जो फॉरेस्ट होंगे वो बड़े डेंस होंगे, क्या होंगे, बड़े डेंस होंगे, घने घने होंगे, पास में होंगे। तो घने जंगलों में आपको बड़े अनेक प्रकार के रेप्टाइल्स मिलेंगे, दलदली भूमि मिलेगी, क्योंकि रोज़ वर्षा होती है तो भूमि कैसी वहाँ की रहेगी, दलदली प्रकार की रहेगी। फॉरेस्ट डेंस हैं, जो डेंस फॉरेस्ट होंगे वो बड़े लंबे लंबे यहाँ पर पेड़ पाए जाएंगे। लंबे पेड़ इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि पेड़ों को क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सूर्य की ऊर्जा चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश लेने के लिए आपस में कंपटीशन करेंगे, तो ये क्या है, आपस में बहुत तेज़ी से बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वहाँ पर वनों की सघनता होगी, चूँकि वर्षा ज़्यादा है, वहाँ पर रेप्टाइल्स जहरीले जीव जैसे पाए जाएंगे। और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं, वर्षा ज़्यादा है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब समझना हमें ये था कि एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई होगी कि जैसे जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, इस पर तापमान ज़्यादा है। अब देखिए मेन पॉइंट क्या था आपको बताना, कि जैसे विषुवत रेखा है ये, यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा है। क्या है, सबसे ज़्यादा है, विषुवत रेखा पर तापमान सबसे ज़्यादा है। और दूसरी जगह देखोगे, उत्तरी गोलार्ध हो यहाँ पे, चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, चाहे ये उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप वाला हिस्सा हो, चाहे यहाँ पर रूस की बात करी जाए, तो इस ऊंचाई पर रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, यहाँ पर जो भी व्यक्ति विकास कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी कंट्री हैं, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा कैसी आएंगी, यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा दोनों जगह तिरछी आती हैं। तो यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा। तापमान कम होगा तो क्या है, बर्फ़ बनेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बनेंगे, और वहाँ पर ग्लेशियर जैसी स्थितियाँ होंगी। अब देखिए, जैसे अब हम बात करेंगे जलधारा, आप समझिएगा, बस एक ही पॉइंट समझना था, ठंडा और गर्म, दो ही प्रकार की जलधाराएँ होती हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि जो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के पास आपको क्या हमने बताया, सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, तो क्या होगा, तापमान ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो ये चाहे विषुवत रेखा हो, विषुवत रेखीय धारा, अब बताइए आप कैसी होगी, गर्म होगी कि नहीं, बिल्कुल गर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा है। चाहे हम प्रति विषुवत रेखीय, चाहे हम प्रति विषुवत रेखीय धारा की बात करें, ये भी कैसी होगी, गर्म होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर है। चाहे विषुवत रेखीय धारा की बात करें, चाहे प्रति विषुवत रेखीय धारा की बात करें, वही ऊपर से, ये तो बात हो गई जहाँ पर सूर्य का तापमान ज़्यादा है, तो वहाँ जो भी जल होगा, वहाँ पर जो समुद्र का पानी होगा, वो भी जाहिर सी बात है गर्म होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्लेशियर हैं, ऊपर क्या है, ग्लेशियर है, तो वहाँ पर क्या है, जैसे आप बेंगुला है, या फिर उत्तरी अमेरिका के आसपास जहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर जमे हैं, तो वहाँ से आने वाली धाराएं, यानी यहाँ क्या है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ क्या है, पिघल रहा, ये बर्फ़ क्या है, पिघल रहा। बर्फ़ के पिघलने के बाद जो जलधारा बनेगी नीचे की ओर आएगी, तो जाहिर सी बात ये कैसी होंगी, ये ठंडी होंगी। तो ऊपर से जो भी धाराएं आएंगी
या बर्फ़ या ठंडे रीजन से आने वाली जो भी धाराएं हैं वो अधिकांश आपको ठंडी मिलेंगी, और जो विषुवत रेखा है यहाँ से निकलने वाली धाराएं कैसी होंगी, गर्म धाराएं होंगी। दो ही कंसेप्ट समझना है और कुछ भी नहीं ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर आइए, आप समझिए इसको पूरा। आप एटलस आप अपने हाथ में उठाएंगे, ये पूरा मैप पर आप बनाने की कोशिश करेंगे, सारी धाराएं आप दिखाएंगे। अगर एक बार ये कर लिया तो आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं या इस पर मेंस में भी क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, वो हम मेंस वाला जब पोर्शन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। देखिए उत्तरी विषुवत रेखीय धारा देखो पहले दिया हुआ है, ये प्रशांत महासागर की धारा है। अब आप अपने मन से जान सकते हैं, यहाँ कोई ट्रिक काम आए, ट्रिक का कोई मतलब नहीं। जब आप कंसेप्ट समझ गए तो कुछ समझने नहीं। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा यहाँ पर की बात करी गई है, तो ये कैसी है, ये प्रशांत महासागर में है, गर्म है, तो गर्म धारा है। अब उस क्यूरिसियो, अब उसी के आसपास निकलने वाली धारा, ये भी क्या है, ये भी गर्म धारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये भी धारा क्या है, ये भी प्रशांत महासागर की है, ये भी गर्म धारा है। अलास्का देखिएगा कहाँ पे है, और उसके पास निकलने वाली धारा विषुवत रेखा का आसपास प्रवाह होगा, देखिएगा ये भी गर्म है, और ये गर्म है, और ये प्रशांत महासागर की है। सुसीमा देखोगे ये भी गर्म मिल जाएगी, ये जो है प्रशांत महासागर की। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दो धाराएं विशेष पर ध्यान रखना, ये माइंड से स्लिप कर जाती हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जो धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, ये आपको जो है गर्म मिलेगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म मिलेगी, और अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई हो वो ठंडी मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा समझिए, देखो भारत के पश्चिम में क्या है, मरुस्थल है। भारत के पश्चिम में मरुस्थल है, तो वहाँ हवाएं कैसी चलती हैं, गर्म चलती हैं, तो वहाँ का तापमान गर्मियों में लू के समय बड़ा गर्म रहता है। तो पश्चिम में भारत में अगर गर्म है तो ऑस्ट्रेलिया को उल्टा लगा लेना, तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पश्चिम में कर लेना और पूर्व में गर्म कर लेना। अब यहाँ पर क्या है, यही पूर्वी ऑस्ट्रेलिया उल्टा लगा लो, भारत में क्या है, पश्चिम की बात करी गई थी, वहाँ गर्म, और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पूर्व गर्म कर लो। तो ये है, थोड़ा समझिएगा, तो यहाँ गर्म जलधारा। अब विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा ये कैसी होगी, आप समझ गए होंगे अपने आप से। ये क्या है, ये भी क्या है, गर्म होगी। विपरीत, ये जो उल्टा प्रवाह किया है, हम पूरा सर्किल बना के मेंस वाला जब पोर्शन पढ़ाएंगे आप लोगों को उसमें बता देंगे। ये हमारी स्टडी का पार्ट है, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। आप लोग बनाते रहेंगे, आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्यूराइल धारा देखो, ठंडी ये धारा है। कैलिफोर्निया आप देखिए कहाँ पर है, ये भी ठंडी जलधारा है, ये भी प्रशांत महासागर। हम्बोल्ट पेरू अमेरिका जब चले जाओगे वहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ये ठंडी है। अच्छा, अंटार्कटिक प्रवाह, अंटार्कटिक देखो सबसे ऊपर है कि नहीं, ऊपर, तो ऊपर क्या है, वहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो जाहिर सी बात यहाँ धारा कैसे होगी, ठंडी होगी। अब एलिना धारा देखो, एलिना क्या है, गर्म धारा है, अब ये भी प्रशांत की है। अब अटलांटिक में देखो, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, अटलांटिक वाली भी क्या होगी, गर्म होगी कि नहीं। अब फ्लोरिडा, दक्षिणी विषुवत रेखी जो जलधारा होगी, ये भी विषुवत रेखा जहाँ नाम लग जाए, अटलांटिक हो चाहे जहाँ, वो क्या हो जाएगी, हमेशा गर्म हो जाएगी। फ्लोरिडा ये भी गर्म मिलेगा। गल्फ स्ट्रीम देखो कहाँ पे है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में देखिए वहाँ विषुवत रेखा है, तो वहाँ पर भी ये लोकेशन है जिसके आधार पर तापमान ठंडा गर्म हो रहा है, इसलिए धाराएं वहाँ पर क्या है, ठंडी गर्म है। कनारी, ये इस प्रकार से धाराएं। ब्राजील वाली भी धारा आपको, ब्राजील कहाँ है, अमेरिका में है, देखिए कहाँ पे है, उसी जगह से विषुवत रेखा निकली है, और वहीं पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, तो तापमान ज़्यादा, तो क्या है, धारा कैसी, गर्म धारा। अब देखो लेब्राडोर की, देखो ये ठंडी है, लेब्राडोर कहाँ है ये भी आपको पता चल जाएगा अगर मैपिंग करेंगे। पूर्वी ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड देखो ऊपर है कि नहीं, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बगल में ग्रीनलैंड, और वहाँ क्या है, -डिग्री टेम्परेचर रहता है, बर्फ जमा रहता है, बड़े बड़े शिलाखंड बर्फ के जमे हैं, तो वहाँ से अगर धारा बह रही है तो जाहिर सी बात कैसी होगी, ठंडी तो होगी, और कैसी होगी, ठंडी होगी। ये कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड की स्थिति है। अब बेंगुला भी क्या है, ये भी ठंडी है। फाकलैंड ये भी ठंडी है। और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, कुछ बताने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत है, चाहे हिंद महासागर की बात करो, चाहे अटलांटिक, चाहे प्रशांत, किसी की भी, तो क्या होगा, गर्म है, अस्थाई है। गर्म क्यों है, क्योंकि वहां पर सूर्य की सीधे किरणें निकलती हैं, गिरती हैं, तो तापमान ज्यादा होता है। अस्थाई क्यों है, क्योंकि हमेशा सूर्य की किरणें सीधी होती हैं। अब देखें अगुलहासा क्या है, ये भी गर्म अस्थाई है। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा आपको क्या कहा था, ठंडी और अस्थाई है।
तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और आप देखिएगा जो हमने बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझाया है कि ठंडी धाराएं कैसे हो जाती, गर्म धाराएं कैसी हो जाती, तो सारी धाराओं को एक बार आप मैप के माध्यम से दिखा देंगे और एटलस में देख लेंगे एक बार लोकेशन उनकी क्या है और अपनी फाइल में लगाते रहेंगे ये इंडिया वर्ल्ड के एटलस। हम इस प्रकार की अनेक क्लास लाएंगे और जब तक ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम इसी क्लास से आपको देते रहेंगे। ये मैप वर्क है, क्या है, मैप वर्क है। इसको मैपिंग जितने ज़्यादा करोगे उतने स्ट्रांग हो जाएगी ज्योग्राफी। कंसेप्ट बता दिया कहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।